हेलो एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 आपके एनसीईआरटी से, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन सीखेंगे और उससे जो रिलेटेड टर्म्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज गेन करेंगे। इससे पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का वो हुआ है, जिसमें मैंने आपको इसका जो मेन टॉपिक है ना, दैट इज सैम्पल स्पेस, जिसे हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। और सैम्पल स्पेस के बिना आप आगे प्रोबेबिलिटी में चल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी का करते हो सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस ही देखना होता है और उसी में से हम बाद में अपने फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं। इसलिए फर्स्ट लेक्चर जो प्रोबेबिलिटी का है वो जरूर देखना है, जिसमें मैंने आपको कार्ड्स के बारे में डिटेलिंग कर रखा है एंड डाइस एंड कॉइन्स। ये तीन टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। अच्छे से इनको देख के समझ के नॉलेज गेन करके फिर ही आप आज के टॉपिक पे आए, नहीं तो आज का लेक्चर आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस के बिना प्रोबेबिलिटी आगे नहीं चलेगी। ओके डियर, तो आज के लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड रिलेटेड टर्म्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि थ्रू आउट द चैप्टर आपने क्वेश्चंस का जो आंसर है वो किस तरह से लिखना है। ठीक है, विद इन सेकेंड आप लिख पाएंगे। आप देखिए, लेट अस सपोज आपके 80 मार्क्स के जो एग्जाम हुए मिड टर्म में, तो मैंने आपको पूछा मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स कितने थे, तो आपने बोला 80। मैंने पूछा 80 में से आपके कितने आए, तो आपने बोला 75। तो जितने मार्क्स आपको मिले आप ऐसा समझो कि वो आपके फेवरेबल मार्क्स हो गए। तो 75 आपके फेवर में मार्क्स गए और 80 मार्क्स थे टोटल। तो मैं बोलूंगा इसको लिख के बताओगे, इस फ्रैक्शन को जब मार्क्स ऑब्टेन कैसे लिखोगे आउट ऑफ 80, तो उसका लिखने का तरीका है 75 मार्क्स आए आउट ऑफ 80। इस तरह से आप इसको लिखते हो, चलिए एक फ्रैक्शन आप बनाते हो। क्लियर है? क्या आप ऐसा करते हो कि 80 को ऊपर लिख दोगे टोटल और डिवाइड में 75 लिख दोगे और आप टीचर को बता रहे हो कि मेरे इतने मार्क्स आए? ऐसा कभी भी नहीं लिखते। आप 10th क्लास में हो, आपको इस चीज के बारे में पता है। तो ऐसे लिखा जाता है। इज इट क्लियर? तो भैया पूरे चैप्टर में आपको इसी तरह की फ्रैक्शंस लिखनी है। लॉजिक इतना सा है कि जो टोटल है वो डिवाइड में रखना है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया कि टोटल एक्सपेरिमेंट, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, फर्स्ट लेक्चर, तो वो आपको डिवाइड में रखना है टोटल। इस टोटल में से कुछ इवेंट्स, कुछ आउटकम्स आपके फेवर में होंगे, आपके फेवरेबल बनेंगे। और वो कौन होंगे, कौन से होंगे? जिस चीज का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल मैं एक और लूंगा, डेफिनेशन में बाद में आता हूं, पहले आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं कि फ्रैक्शन कैसे बनानी। लेट अस सपोज आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। आपने इन 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला। पूछ रहा है क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा। तो इसमें बात हुई टोटल कार्ड्स की और बात हुई किंग्स की। तो आपको पहले देखना है कि कार्ड कितने में से निकल रहा है, 52 में से। तो टोटल जो आउटकम्स हो सकते हैं किसी कार्ड के निकलने के, वो 52 में, वो आएंगे डिवाइड में। इसमें से आपका फेवरेबल कार्ड कौन है? किंग। तो आपको देखने इन 52 में किंग्स कितने होते हैं, तो वो 4 होते हैं, 4 किंग्स होते हैं। तो वो डिवाइड में ऊपर लिख देना आपने 4, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हर क्वेश्चन का आपको आंसर बनाना है। इज इट क्लियर? तो 4/52 को आगे आप रिड्यूस वगैरह कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, करना ही होगा। 1/13 इज द आंसर। तो पूरा चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस आप करने वाले हैं लगभग आपने इसी तरह की फ्रैक्शन बनानी है। कुछ क्वेश्चंस इक्वली लाइकली या फिर कोई और एमसीक्यू टाइप ऐसा कुछ बीच में अलग सी चीजें पूछी होंगी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट प्रोबेबिलिटी अगर पूछा है तो ऐसा फ्रैक्शन आपको बना देना है। ओके डियर, तो अब हम बात करते हैं कि इस चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में हो तो पता ही रहता है, किसी के होने का चांस कितना है वो हम पता कर रहे हैं और एक फ्रैक्शन से हम उस चांस को बता रहे हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं, तो वही प्रोबेबिलिटी
परसेंटेज में निकाली जा सकती है, और हो सकता है एग्जाम में आपको परसेंटेज में भी पूछा जाए। तो इसी फ्रैक्शन को आपको 100 से इंटू कर देना, तो वो चीज परसेंटेज में आ गई। कितना चांस है, कितना परसेंट चांस है कि वो किंग होगा। 52 में से जो एक कार्ड निकाला, कितना चांस है, कितना परसेंट चांस है कि वो किंग होगा। तो जो फ्रैक्शन आप बनाएंगे उसको 100 से इंटू कर दो कि वो चांस आप परसेंटेज में निकाल दो। बट रेयरली पूछा होता, अगर पूछा तो 100 से इंटू कर देना अगर परसेंटेज हो। इज इट क्लियर? तो अब बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने का चांस, वो एक फ्रैक्शन है। और इस फ्रैक्शन में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे लिखना है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे लिखने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके टोटल आउटकम्स आप डिवाइड में लिखेंगे, और ऊपर आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, उस इवेंट के फेवर में जितने आउटकम्स आ रहे हैं। ये हो गया पूरा इंग्लिश इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजी। अब अंग्रेजी अंग्रेजी को हमने मैथमेटिकली लिखना है। अगर आप इवेंट को ई से लिख लेते हो तो इस पूरी अंग्रेजी को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E। मैथ्स है ना इजी, इंग्लिश में इतना टाइम जा रहा है, देखो मैथ्स में कितना आसानी से हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और ये जो लिखा है फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट, इसको लिखना है N ऑफ E। इज इट क्लियर? और नीचे जो लिखा है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, इसको लिखना है N ऑफ S। S होता है सैंपल पॉइंट। सर वो क्या होता है सैंपल पॉइंट? लेक्चर 1 को जरूर देखना है, ठीक है, जो मैंने 3 वीक्स पहले बनाया। आज का लेक्चर थोड़ा मतलब लगभग 20 डेज के बाद में बना रहा हूं, थोड़ा बिजी था इस वजह से नहीं बना पा रहा था। अब हम रेगुलर बनाएंगे, ठीक है। तो N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, तो यहां पे जो आपको दिख रहा है यही है डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल अपॉन टोटल। आई होप इट इज क्लियर। लिख रहे हो आप? नहीं लिख रहे? वेरी बैड। लिखोगे नहीं तो नोट्स नहीं बनेंगे, नोट्स नहीं बनेंगे वो दिमाग में छपेगा ही नहीं, भूल जाएगा, एग्जाम में फिर परेशान हो जाओगे। जो भी करवाता हूं उसको लिखा करो, राइटिंग किया करो, ओके। तो अब इस डेफिनेशन से रिलेटेड आगे थोड़ी बात करते हैं। बात कुछ इस तरह से है कि ये जो फ्रैक्शन मैंने आपको दे दी N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, ये कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। जैसे आपके जो मार्क्स हैं 80 में से मैक्सिमम आप 80 ही ले पाओगे, तो इसका आंसर तो 1 होगा, कट कट आगे, है ना। तो ये फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 तक जाती है। तो यहां मैंने लिखा है कि ये फ्रैक्शन जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है ये 1 तक जाती है। लेस देन 1 रहेगा जहां इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 इज अ स्पेशल केस जो मैं भी आपको बताऊंगा। और पीछे मिनिमम 0 तक जाता है, ये प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, स्पेशल केस। जैसे आपके मार्क्स भी मिनिमम 0 तक ही आ पाएंगे, ओके डियर। कई बार नेगेटिव मार्क्स आते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो ये आपने नोट ध्यान रखना है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में फॉल करती है, एमसीक्यू में आ सकता है। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। जैसे आपके जितने मार्क्स आए और जितने नहीं आए उसका टोटल करेंगे तो 80 के बराबर ही बैठेगा, मैक्सिमम के बराबर। तो यहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का अगर हम प्लस करते हैं तो 1 के इक्वल आएगा। इज इट क्लियर? जैसे 4/52, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट किंग, कि वो किंग नहीं होगा? तो भैया आपने ये देखना होता है कि किंग कितने नहीं हैं। तो 52 में से 48 कार्ड्स हैं जो किंग नहीं है, तो किंग नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 48/52 है। तो इसको प्लस करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा, ठीक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे होते हैं, तो हमें उसके नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और 1 में से हमने उसके इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, जो नॉट की बात हुई है, मैथमेटिकली उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट लिखा हो या फिर नॉट ऑफ द इवेंट लिखा हो, वो एक ही बात होती है। और ये दोनों इवेंट्स ई और उसका नॉट ई बार से डिनोट करते हैं, समटाइम ई डैश लिखा होता है। ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, नॉट। ठीक, अब बात करते हैं श्योर इवेंट। जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। नाउ व्हाट इज श्योर इवेंट? श्योर इवेंट है कि मानो आपके पास एक कॉइन है, दोनों तरफ हेड लिखा हुआ, मैंने टॉस किया, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग टेल? तो जब दोनों तरफ हेड है तो क्या टेल आएगा? नो। उस टाइम पे टेल की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसको हम इम्पॉसिबल बोल देंगे। श्योर, उसी कॉइन को आपने टॉस किया जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, टॉस किया, क्या चांस है कि हेड आएगा? अरे भाई, दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है तो हेड ही आएगा। दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, कि पता है वही आना है 100%, तो 1 लिखना है उसको, श्योर इवेंट। ठीक है, तो इम्पॉसिबल को 0। आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, क्या चांस है कि टेल आएगा? अरे भाई, निकाल काट रहे हो तो टेल कहां से आ जाएगा? कॉइन थोड़े ना, निकाल तो काट रहे हैं, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0। इज इट क्लियर? तो ये है बेसिक कुछ टर्म्स, और बाकी जो टर्म्स मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसे बहुत प्यारे नोट्स बने हुए हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है इसकी थ्योरी पढ़ लेना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में है, यहाँ पे पूरा इवेंट क्या होता है वो बताया हुआ है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आप एमसीक्यू असर्शन रीजन में कंफ्यूज होते हैं, तभी प्रॉब्लम आता है। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हमारे नहीं आते। अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है ना, किसी के होने के बारे में। टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल, श्योर, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आपको भी खुद से पढ़ के नोट्स बनाने होते हैं, और बुक से ही बनाया करो, अच्छे हैं। सब एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, श्योर इम्पॉसिबल क्या क्या होता है। सिंपल इवेंट किसे कहा जाता है? देखो मैंने मिस कर दिया सिंपल इवेंट, तो यहां लिखा है सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसमें एक ही आउटकम होता है, ओनली 1 आउट, उसको बोलते हैं सिंपल, या फिर उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। कहां से लिखना है? बुक से लिखना है, कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड इवेंट्स जो मैंने मिस कर दिया, तो आपको यहां दिख रहा है कि कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं। कंपाउंड इवेंट्स होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहां पे दिखा रहा हूं, दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जो एक नंबर, आधा नंबर, जहां कोई एमसीक्यू गलत हो जाता है, वो ये बेसिक नॉलेज प्रोबेबिलिटी की नहीं होती है। तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप का आ जाता है, तो उसमें ये टर्म्स भी आपको पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन आप अपनी बुक 10th की तो पढ़नी है, और साथ में 11th की इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेना। ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना बता रहा हूं वो वही पढ़ लेना। जब कई बार बीच में और आता है, आप क्या सोचते हो, आप 10th में और वाले क्वेश्चंस नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, और वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसे पूछा होता है ना, डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5, तो देखो और हो तो क्या यूज करना है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ाई कर लो ना। प्रोबेबिलिटी का 10th का 11th का एनसीईआरटी लेके इंट्रोडक्शन पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस लिख लो। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी, ज्यादा कुछ नहीं। जब बीच में एंड होता है तो उसका क्या मतलब होता है? एंड होता है दोनों चीजें होनी चाहिए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड एंड किंग। एंड लगाया ना मैंने, एक रेड और एक किंग, तो बीच में एंड लगाया, तो रेड एंड किंग। तो ऐसा कार्ड जो रेड भी हो और किंग भी हो, तो एंड का ये मतलब होता है, जो कंपलसरी कंडीशन बनाता है, जो रेड भी हो और किंग भी हो। तो रेड होते हैं 26, किंग भी होना चाहिए, उसमें किंग तो 2 ही होते हैं रेड वाले, तो 2 आ जाएगा इसका। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो रेड और किंग, तो बीच में और आ गया, बीच में और आ गया, अब ऑप्शन बन गए, जहां तो रेड जहां किंग, तो टोटल कर लेना होता है, प्लस और मतलब प्लस, एंड मतलब
कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो यहां पे और अगर लगा है तो रेड हो गए 26 और किंग, अब किंग 4 नहीं लेने, उस 26 में 2 रेड आप पहले से ले चुके हो, तो ब्लैक वाले ले 28 बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 10th में है, तभी तो दिखा रहा हूं ये मैं अब। तो इसलिए प्लीज प्रोबेबिलिटी को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। उसके बाद इवेंट ए बट नॉट बी, बस इतना जितना बताया उतना कर लो, आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह ये करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, उसका बेसिक डेफिनेशन, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट्स, एंड और का मतलब। अब 2-4 क्वेश्चन हम आपका करते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए कि क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में आगे कैसे बनाने वाले हैं। पूरी एनसीईआरटी में आपको सॉल्व करके बताऊंगा यहां पर, लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मैंने बोला 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 कॉइन फेंकेगी, यानी एक्सपेरिमेंट हो गया। तो एग्जाम में सबसे पहला आपका काम है इन 4 कॉइन्स का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसके आउटकम्स लिख लो। बाकी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स के। तो 4 कॉइन्स का जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो मैं जल्दी से यहां पे बना देता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिख दो। कोई ट्रिक व्रिक आपने सीखा है, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो देखो, 4 बार हेड लिख दो। उसके बाद आप 3 बार हेड लिखो और 1 बार टेल लिखो, और 3 बार हेड 4 टाइम्स आते हैं तो इस टेल को घुमा दो, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड टेल, और ये ट्रिपल हेड, दैट्स ऑल। तो कोई पूछे 3 बार हेड कितनी बार आता है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 टाइम हेड आता है। इसके बाद हम बात करेंगे कितनी, 2 हेड की। 2 हेड है तो 2 टेल होंगे। देखो 4 हेड 3 हेड, अब ये 2 हेड का चल रहा है, इसके आउटकम्स हम 6 बनाएंगे, टोटल ये 6 ही होते हैं। तो हेड हेड टेल टेल, हेड हेड फिर घुमाना है, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, हेड बीच में टेल 2 रख दो, फिर टेल बीच में 2 हेड रख दो, टेल। तो 6 आउटकम्स होते हैं जिसमें 2 हेड होते हैं, या फिर ऐसा समझ सकते हैं जिसमें 2 टेल होते हैं, ठीक। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसमें एक ही हेड होता है और टेल उसमें 3 होती है। तो भाई इस हेड को घुमा दो, टेल हेड ट्रिपल टेल, टेल टेल हेड टेल, फिर ट्रिपल टेल और फिर हेड, 1 2 3 4 आउटकम्स होते हैं जिसमें एक हेड होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 4 आउटकम्स होते हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 टेल्स होती हैं। क्लियर हो गया? आप काउंट कर लो, 15 बन चुके हैं। और लास्ट में आ गया नो हेड, लास्ट में आ गया नो हेड, मतलब सिर्फ टेल ही टेल होते हैं उसमें। तो दीज आर द 16 आउटकम्स व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब इस पे पूछे जाएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यहां पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड्स। अब इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें। एट मोस्ट एंड एट लीस्ट के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 हेड्स, क्या चांस है ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स आए। तो यहां पर जब एटमोस्ट लिखा होता है तो जो नंबर यहां आपको दिख रहा है वो वाले काउंटिंग प्लस उसके पीछे 0 तक जाना होता है। तो 3 हेड्स वाले भी आपके फेवरेबल बन चुके हैं। 3 हेड्स वाले, तो 3 हेड्स वाले कितने होते हैं, यहां पर मैंने लिखे 4 होते हैं, वो भी फेवरेबल है। इसके पीछे आना है 2 हेड्स, वो भी आपके फेवरेबल है, 2 हेड्स वाले, जो कि यहाँ पे 6 होते हैं, 6 4 10 हो गए। फिर पीछे जाओ 1 हेड वाले भी आपके फेवरेबल है, ये रहे 4 ही हो गए 14। और पीछे जाओ 0 हेड वाला भी आपका फेवरेबल हो गया, जो कि ये नंबर है। इज इट क्लियर? तो 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड, ये 4 इवेंट्स आपके फेवरेबल है, क्योंकि लिखा है एट मोस्ट 3 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स, उससे ज्यादा नहीं लेना। तो छूटा कौन सा, 4 हेड वाला, तो 4 हेड वाला छूटा, बाकी सारे आगे। तो इसका आंसर आया 15/16, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? तो भैया ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको ये वाले आउटकम्स जैसे मैंने ये कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं ऐसे इन आउटकम्स को भी लिखना होता है। एमसीक्यू में आए तो डायरेक्ट लिखना है। एक क्वेश्चन और करेंगे, एटलीस्ट लेट्स सपोज 2 टेल्स। अब यहां एटलीस्ट का मीनिंग भी समझ लो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, इतने, उससे कम नहीं चाहिए, उसके आगे।
तो एटलीस्ट में होता है जो नंबर यहां दिख रहा है वो नंबर और उसके आगे जाना होता है मैक्सिमम तक। एटलीस्ट उस नंबर से पीछे जीरो तक आना होता है। बच्चे जीरो वाला पार्ट मिस कर जाते हैं, यहां से जीरो तक जाना होता है। एटलीस्ट में यहां नंबर से मैक्सिमम तक जाना होता है। तो मैक्सिमम हो गया 2 टेल्स वाला फेवरेबल, 3 टेल्स वाला फेवरेबल और 4 टेल्स वाला फेवरेबल। तो भैया 2 टेल्स वाले कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 टेल्स वाले कितने होते हैं? 4 होते हैं। 6 4 10 और 4 टेल्स वाला 1 होता है। तो 10 और 1 11, 11/16 आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, फाइनल एग्जाम आ गए हैं, 2 महीने का समय बचा है। मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे साथ अपने मैथ्स की प्रिपरेशन करो शानदार तरीके से। तो आज के लेक्चर के नोट्स बना लेना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।